नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086086445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की लीडिंग वेबसाइट्स जितनी है और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होंगे। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले और सहयोग बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जिन क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है उनको लिख के जरूर बताएं, क्योंकि यही हमारी टीम के लिए मोटिवेशन है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आईआर के संदर्भ में है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर पाक जो आपकी बे है ना, जो पाक की खाड़ी है आपकी, उसके संदर्भ में आप देखते हैं कि मछुआरों का मुद्दा बना रहता है। तमिल इलम वाला भी मुद्दा देखा होगा आप लोगों ने, तो इसको देखेंगे हम। इसके बाद नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कॉपरेटिव फेडरलिज्म और कंपेटिटिव फेडरलिज्म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ये सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो देखेंगे किस तरीके से उग्रवाद का जो है प्रसार हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में और क्या भारत सरकार ने जो है वहां पर कदम उठाए हैं। तो ये थर्ड पेपर का पार्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेके है ये आपका टॉपिक। इसके बाद इंडिया यूके रिलेशंस की बात करेंगे। इसमें बात की जा रही किस तरीके से जो है हमारे रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किस तरीके से जो है उसको अप्लाई करके जो हमारा व्यापारिक संबंध है उसको भी सुदृढ़ किया जाए। और भी आयाम है, इसको देखेंगे हम लोग। और ये सेकंड पेपर का पार्ट है। उसके बाद पोलियो के बारे में चर्चा करेंगे, ये थर्ड पेपर का पार्ट है और सेकंड पेपर में भी आएगा क्योंकि हेल्थ का पार्ट है ये आपका, ठीक है। तो इसके बाद जो पहला हमारा टॉपिक है डिटेल में देखेंगे। तो 15 महीने के गैप के बाद जो है जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है ना, फिशरीज पर जो आपका कार्यरत है, उसने यहां पर फिर से जो है डेलिबरेशन किया है, विचार विमर्श किया है ना। तो उसके संदर्भ में ये न्यूज है। अब हमको देखना है इसके की पॉइंट्स। तो सबसे पहली चीज ये कि भारत और श्रीलंका के जो दोनों साइड के मछुआरे हैं वो सदियों से, काफी लंबे समय से जो है पाक की खाड़ी में जो है मत्स्यन का कार्य कर रहे हैं, मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जो है आपकी इस उच्चावच के बारे में बता रहा है कि ये है कैसा आपका, है ना। ये जो आपकी इसको क्या बोलेंगे आप बताइए, ये जलीय आकृति है एक तरीके की। तो किस तरीके का ये जो है आपका उच्चावच है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये आपका सेमी इनक्लोज्ड शैलो वाटर बॉडी है ना। ये इंडिया से आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट कोस्ट में पड़ेगा, श्रीलंका, है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इसके संदर्भ में यहाँ पर मुद्दा बना हुआ होता है, मछुआरों को लेके अपने हितों का जो है वहां पर संरक्षण किया जाता है दोनों देशों के द्वारा और वहां पर जो है कुछ जो है वहां पर समस्याएं जो है देखी जाती हैं। अब यहाँ पर 1974 में जब है हमारे और श्रीलंका के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में एक समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, है ना। उसके बाद जो है मछली पकड़ने का मुद्दा जो है लगातार सामने आया है और इससे क्या है कि इस समझौते के कारण आप अगर आप देखेंगे उसके प्रभाव के रूप में, तो इससे कभी जो है फिशरीज वगैरह में कभी कोई जो है नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है ना। उसने जो है फिशिंग को किसी तरीके से इफेक्ट नहीं किया, ये बताया जा रहा है। अब 1976 की बात करें तो दोनों देश जो है एग्री हो गए कि भैया यहाँ पर हम समुद्री सीमा रेखा का सीमांकन कर ले, तो उसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा का सीमांकन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो 1980 के डिकेड में अंदर आगे जाके यूएन क्लॉज वगैरह भी बन जाएगा, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जो आपका क्या है
जो लॉ ऑफ द सी है ना, मतलब जो समुद्री कानून है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन का, वो भी जो है हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो इसके बाद जब सीमांकन किया गया 76 में, जब दोनों जो है ये मान गए दोनों देश कि भैया एक दूसरे के दायरे में आने वाले जल निकाय में मछली पकड़ने के लिए हम सहमति करेंगे, सहयोग करेंगे, सहमत हो गए वहां पर कि दोनों जो है सहयोग और समन्वय के द्वारा दोनों देशों के मछुआरों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। तो इसके बाद जब सीमा रेखा का सीमांकन हुआ तो उसके बाद जो ज्यादातर समस्याएं उत्पन्न हुई, इसमें यह बोला जाता है कि भारत के मछुआरों को ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। अब ये जो एग्रीमेंट है वो किस प्रोविजन के अंतर्गत हुआ, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है ना, समुद्री कानून संधि आप समझ सकते हैं यूएन की। अब यहां पर जो है मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड कर दिया गया, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा, कंटीजियस जोन पढ़ा होगा, एक्सक्लूसिव जो आपका इकोनॉमिक जोन है वो पढ़ा होगा आपने, है ना, तो ये सब आपने देखा होगा। 3 तरीके की बाउंड्री होती है वहां पर, 12, 12 और 12, है ना। तो ये आपका 200 नॉटिकल मील तक जो है वो होता है। बताइएगा तीनों जो आपकी डिमार्केशन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है ना। एक टेरिटोरियल आपका जोन होता है, फिर एक आपका कंटीजियस जोन होता है, उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर जो जो इलम है ना, तमिल इलम बोलते हैं उसको, है ना, तो ये एक पंथ का नाम है, सेक्ट का नाम है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के संघर्ष ज्यादा देखे जाते हैं ना। भारत में भी है तमिलियंस है, वहां भी जो है आपके तमिलियंस है। तो 2009 में जो इलम युद्ध जब समाप्त हुआ, जो लिट्टे का संघर्ष आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका की जो नेवी है वो ज्यादा जो है आपकी स्ट्रिक्ट हो गई, तो इससे प्रॉब्लम तो और ज्यादा बढ़ गई। अब 2016 में ये सोचा गया दोनों देशों के द्वारा कि भैया परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया उन्होंने, और उसके लिए ज्वाइंट वर्किंग जो है आपका एक ग्रुप जो है उन्होंने बनाया कि भैया इस तंत्र को बना के हम इस मुद्दे का परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखा जा रहा है कि ये अभी तक परसिस्ट क्यों कर रही है समस्या, कंटिन्यूअस ये समस्या बनी क्यों हुई है। तो सबसे बड़ा जो विवाद का कारण है वो कच्चा टीवू आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और इसमें यह है कि ये जो आपका द्वीप है वो जो इंटरनेशनल आपकी समुद्री सीमा रेखा है उसके संदर्भ में ये श्रीलंका के पक्ष में चला गया। तो इससे क्या हुआ कि ये भारतीय मछुआरों के लिए इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि ये जो भारतीय मछुआरों के लिए मत्स्यन का एक अच्छा स्रोत था, ठीक। अब यहाँ पर जो ट्रॉलर्स वगैरह का यूज होता है, मीना कुमारी कमेटी वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा, तो डीप सी जो आपकी ट्रॉलिंग वगैरह उसकी बात की गई है ना। टेक्नोलॉजी में भी हम उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं है ना, ये प्राइमरी सेक्टर से आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी सेक्टर से संलग्न लोग हैं। मत्स्य जो संपदा योजना वगैरह आप देख रहे हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगे आ भी जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ट्रॉलर्स का यूज कैसे करेंगे, ट्रॉलर्स का अंतरराष्ट्रीय समुद्री रेखा को पार करने से जो है वो कानूनी संकट में भी पड़ जाते हैं। तो भारतीय मछुआरों के द्वारा जो है इस तरीके की समस्याओं को फेस लगातार किया जा रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप देखेंगे तो जीपीएस और जियो टैगिंग का यूज कर रहे हैं, ताकि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसको अच्छे से वो इस्तेमाल कर सके, है ना। और लोगों को जो है उसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। किन लोगों को, जो वहां पर स्टेक होल्डर से तो मछुआरे ही आएंगे उसमें, है ना। उसके बाद जो है इनको समुद्री रेखा के करीब आने पर सतर्क करने के लिए जो है कई तरीके की ऐप वगैरह का भी यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो डीप सी फिशिंग स्कीम है 2016-17 में, वो जो है बॉटम ट्रॉलिंग का एक अल्टरनेटिव के रूप में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत सरकार ने श्रीलंका में जो भी मत्स्यन किया जा रहा है ना, उसमें उसके लिए प्रतिबंधित सभी जो भी, मान लीजिए कि श्रीलंका में मछली पकड़ने के लिए जो मत्स्यन के संदर्भ में उन्होंने किसी इक्विपमेंट को प्रतिबंधित कर दिया जिन आयामों को, तो उस तरीके के सारे उपकरणों पर भारत सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम है, योजना है, तो ये जो है बहुत अच्छी, ये फूड प्रोसेसिंग जैसी है, आप मान लीजिए प्रोसेसिंग है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, तो उस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उनकी आय में जो है अपेक्षित स्तर पर वृद्धि की जा सके, है ना, और उनको भी आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। तो इसमें आजीविका जो है वो प्रदान की जाएगी इसके संदर्भ में, और इसमें जो है तमिलनाडु में इस योजना का प्रोएक्टिव संदर्भ में, है ना, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद आगे का रास्ता क्या है, आगे की राह आंसर राइटिंग ऐसे ही की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत और श्रीलंका है वो मत्स्य पालन के संदर्भ में बंदरगाह में संयुक्त विकास के बारे में सोच सकते हैं। सहयोग और समन्वय ही इसका एक रास्ता है जिसके द्वारा दोनों देशों के हितों का संरक्षण किया जा सकता है, और दोनों पक्षों को जो है, दोनों देशों को जो है वहां मछली पकड़ने के अधिकारों को जो है वहां पर दिया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि पाक की जो खाड़ी है इसको जो है कल्चरल
मतलब हेरिटेज के रूप में भी जो है, कॉमन हेरिटेज के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है। उसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स के हितों का संरक्षण किया जा सकता है और इस विरासत को वो जो है आगे ले जा सकते हैं, है ना। जैसे श्रीलंका, तमिलनाडु, भारतीय तटरक्षक, पारिस्थितिकी जो विशेषज्ञ हैं, और सबसे मेन तो आपके मछुआरा समुदाय है। इसके बाद वहां पर जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट है ना, उसमें दोनों देश एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, समन्वय कर सकते हैं वहां पर, है ना, और जो है आर्थिक सहयोग को भी वो बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद उन प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए जो एनवायरमेंट में वहां की बायोडायवर्सिटी पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है नीति आयोग से रिलेटेड है, तो अभी नए वाइस चेयरमैन बन गए हैं हमारे सुमन के बेरी जी। तो इनको अपॉइंटमेंट जो है इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन के रूप में, है ना, क्योंकि राजीव कुमार जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो उनका चार्ज अब कौन लेंगे 1 मई 2022 से? मिस्टर बेरी। तो मिस्टर बेरी जो है पहले भी सर्व कर चुके हैं डायरेक्टर जनरल के रूप में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली। इसके बाद ये मेंबर रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, जो प्रधानमंत्री जी की है, स्टैटिस्टिकल कमीशन के भी, और आरबीआई के टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी में भी, जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है उसमें भी ये रह चुके हैं, ठीक है ना मेंबर। तो काफी नोन पर्सन है ना, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। इसके बाद ये जो है नीति आयोग कब बनाया गया था? तो जनवरी 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रूल्स है आपके 1961 उसके अंतर्गत, है ना, जो आपका रिप्लेस करेगा किसको? प्लानिंग कमीशन को। बिल्कुल ठीक बात है ना, उसने उसको जो है प्रतिस्थापित कर दिया। अब कैबिनेट के एक जो है आपके किससे, एक रिजोल्यूशन से ही इसको बनाया गया है। तो ना तो ये संवैधानिक है, ना तो ये आपका जो आपका किसी एक्ट से लाया गया, ये याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद जो है इसके मैंडेट के रूप में देखेंगे तो ये कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करने के लिए बनाया गया है। इसका एम क्या है? तो भैया नेशनल कंसेंसस बनाना, किसमें? जो आपका डेवलपमेंटल गोल्स है, रीडिफाइन करना रिफॉर्म के एजेंडे को, अचीव करना एसडीजी गोल्स, है ना, और एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना जहां पर इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए सेंटर और स्टेट के रिलेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम कर रहा है, इनोवेशन हब के रूप में भी काम कर रहा है, और नॉलेज को जो है कैटर करने के लिए काम कर रहा है। नीति आयोग के संदर्भ में हम देखें तो इसका जो कार्य है वो ये है कि राज्यों के बीच में और केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनको जो है और सशक्त करना, और वहां पर इंप्रूव करना परफॉर्मेंस को, और कॉम्पिटिटिव और जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको जो है वहां पर सशक्त करना, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे आप कि जहां पर भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना, अब एक गांव है, अगर उसको जो है मॉडल के रूप में विकसित कर लिया जाए तो आसपास के भी जो गांव होंगे वो उसको देख के प्रोत्साहित होंगे कि भैया इस तरीके का विकास हम भी करें अपने गांव में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रैंकिंग वगैरह होती है, वो भी आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ही संदर्भ में है, क्योंकि उससे भी जो है स्वस्थ जो है प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना इसका एक एम है। इसके बाद कई सारे इंडेक्सेस निकाले हैं उन्होंने, उससे भी रैंकिंग निकालते हैं और बताते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, तो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। तो सूचकांक जो है आपका, जैसे शिक्षा से संदर्भित है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, है ना, स्टेट हेल्थ जो इंडेक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, एसडीजी इंडेक्स है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो आपका इंडेक्स है। अभी अभी जो आपका रिलीज किया नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग, किसके लिए? परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से, जो एवरी मंथ निकाला जाता है, प्रति माह निकाला जाता है। इसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें जो आपके क्या है स्टेक होल्डर्स, तो उसके अंतर्गत स्टेट यूटी की गवर्नमेंट आ गई, कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आ गई, है ना, जो आपके डेवलपिंग इंडिकेटर फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। इसमें रिव्यू मैकेनिज्म भी है और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम करता है। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम पढ़ते हैं कि प्रतिस्पर्धी जो हमारा संवाद है ना, उसको आप इंग्लिश में ही पढ़िए, जो फेडरलिज्म है ना, तो जो कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पर नीति आयोग को हम देखते हैं। जैसे और भी चीजें हैं, आर्टिकल 262, 263, है ना, फाइनेंस कमीशन, तो ये सब जो है वहां पर काम करते हैं। उसी तरीके से ये भी आपका एक निकाय है। तो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें आपके सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के आपके प्रशासक होते हैं, है ना, जो आपके लेजिस्लेचर हैं जहां पर, है ना, जैसे पांडिचेरी और आपका पुडुचेरी जिसको आप बोलते हो दिल्ली। इसके बाद और आपका अब एलटी और भी बन गई है आपकी, जहां पर विधायिका। बताइएगा जरा कुछ अमेंडमेंट हुआ है क्या? और जो गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के वो भी होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो सभी को यहां पर रखा गया है, ठीक है ना। ये मिसिंग था आपका प्लानिंग कमीशन में, तो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम करता था। और इसका क्या है कि ये सबको लेके साथ में, है ना, चलेगा। वही जो टैगलाइन है ना प्रधानमंत्री जी का कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो यहां पर जो है राज्यों के हितों का संरक्षण भी किया जाता है और यूटीज वगैरह का। अब इसके जो आपके ये गवर्निंग काउंसिल है, ये इसकी प्रीमियर बॉडी है
है ना। अब इसकी जो क्या है कि इसका विजन क्या है, तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, उसके साथ जो हमारे राष्ट्रीय हित के संदर्भ में जो प्राथमिकताएं हैं, जो रणनीतियां हैं, उसके संदर्भ में एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना जिसके द्वारा देश का समग्र विकास किया जा सके। इसकी जो बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें पीएम साहब हमारे अध्यक्षता करते हैं। उनकी अध्यक्षता में राज्य जो है, संघ राज्य क्षेत्र है, उसके मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, शासी परिषद के अन्य सदस्यों के साथ इसको आयोजित किया जाता है। अब मुद्दे क्या है इसमें, तो सीधी बात है, ये आपका कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जो है आपका मोबिलाइज करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया जाता है। तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन और जो आपका जीएसटी वगैरह है, एग्जांपल बता रहे हैं ना, दीर्घकालिक परिणामों के साथ ये नीति निर्माण करता है। इसके बाद ये आपका एक थिंक टैंक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे जो है एक तरीके से एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के चलनी चाहिए गवर्नमेंट में, वहां पर जो है ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये भी बोला जाता है कि इसके द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो इसमें जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो आपकी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम है, तो वहां पर जो है अनक्रिटिकल प्रेज वगैरह देखा जाता है, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसको विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन का विश्लेषण करने की शक्ति नहीं है, ये जो है उसको जो है एनालाइज नहीं कर सकता है ना, और बहुत ज्यादा इसको शक्ति प्रदान की गई है, व्यापक जनादेश है इसके पास। तो ये आपका लॉन्ग टर्म में काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो देखिए, जब हमको नेगेटिव पॉइंट्स लिखने होते हैं तो हम पॉइंट्स निकालते हैं ना, तो उस तरीके का संदर्भ है यहाँ पर। वे फॉरवर्ड ये है कि भैया ये न केवल सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे, बल्कि जो है प्रोडक्टिविटी में ध्यान दे ये आपका, है ना, और रिव्यू मैकेनिज्म में भी जो है अपना जो है वो पुट दे, है ना, अपना जो है सहयोग करे, उस तरीके से वो आपका कार्य करे। और राज्यों को प्रोत्साहित करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। देखिए, कहीं ना कहीं ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए एक पॉजिटिव डोमेन है आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मिलिटेंसी है जम्मू एंड कश्मीर में, तो किस तरीके से वहां उग्रवाद जो है बढ़ता जा रहा है। तो दक्षिण कश्मीर का जो पुलवामा है, उसमें आतंकवादी विरोधी अभियान में अभी जो है लश्कर-ए-तैयबा के 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें से 2 जो है आपके वो क्या है, पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि तो देखेंगे आप कि जम्मू और कश्मीर में हमेशा जो है इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने वाली जो है समस्याएं बनी रहती हैं, उग्रवाद का प्रश्रय होता रहता है। देखिए, जहां पर भी अपेक्षित मात्रा में रोजगार नहीं होता है, गरीबी होती है, वहां पर इस तरीके की समस्याएं देखी भी जाती हैं। ऊपर से वहां पर पाकिस्तान का मुद्दा है ही, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद देखे तो इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे पार्टीशन से जुड़ी हुई है 1947 से, ठीक है ना। और वहां पर पाकिस्तान ने फिर वहां पर कबीलाई आक्रमण भी कर दिया था, है ना। तो उसी संदर्भ में जो है ये कंटिन्यूएशन में बना हुआ है। 1980 के दशक में सीमा पार से बड़े पैमाने पे जो है हमारे यहाँ घुसपैठ भी हुई और उग्रवाद में अचानक वृद्धि भी देखी गई। तो इसका जो है इस्लामी कट्टरवाद से सीधा सीधा संदर्भ है। इस्लामी कट्टरवाद का उदय, अलकायदा का उदय, उसने जो है जम्मू कश्मीर में विद्रोह को एक और नया आयाम दे दिया है, ठीक है। लश्कर-ए-तैयबा जो है पाकिस्तान में अवस्थित आपका एक आतंकवादी संगठन है और उसका जो दर्शन है अलकायदा से जो है आपका बिल्कुल सिंक्रोनाइज है और उसी दृष्टिकोण से उसको प्रेरित भी माना जाता है, उसी की फिलॉसफी पे वो काम करता है, जो आउटलुक आपका अलकायदा का था। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं वहां पर, तो सीमा पार आतंकवाद से सीमाओं की रक्षा के लिए, उग्रवाद को रोकने के लिए जो है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जो है अपेक्षित और उपयुक्त आयामों को अपनाया है। इसके बाद आर्टिकल 370 का जो है आपका स्क्रैप किया गया उसको, और उसके बाद जो है 35A का जो निरसन किया गया, है ना, उसके द्वारा जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य की स्थिति को जो है बदला गया और उसको 3 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर जो है आपका, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में जो है उसको बांटा भी गया है। आप देखेंगे ये बिल्कुल कंटेम्पररी हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पर जो है फाइनेंसिंग के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए जो है आपका क्या किया गया है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर फाइनेंसिंग जो आपका मॉनिटरिंग ग्रुप है उसको भी यहां पर सेटअप किया गया। उड़ान स्कीम लाई गई है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है जिसके द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जाना है, हिमायत स्कीम है आपकी, है ना, लोकल बॉडी के जो इलेक्शन से उनको रीस्टैब्लिश किया गया ताकि वहां पर ग्रास रूट लेवल की जो आपकी डेमोक्रेसी है उसको बहाल किया जा सके जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में। इसके बाद यहाँ पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के सरपंचों का प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान भी बहाल किया गया है ना। और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि कुछ सिख
सिख और मुस्लिम परिवार है, उनके साथ ही जो कश्मीरी प्रवासी है, विशेष रूप से वहां पर कश्मीरी पंडित परिवार है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई, राहत की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में देखेंगे हम। तो अभी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लास्ट वीक वो दिल्ली में थे और उन्होंने व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने और साइबर सुरक्षा से संदर्भित आयामों पर जो है भारत के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने की बात की है और अपने सहयोग को जो है वो बनाए रखने के लिए जो है वहां पर कमिटमेंट दिखाया है ना, कमिट भी किया है। तो यहाँ पर 10 सालों के लिए अगले जो है वो रोड मैप का अनावरण किया गया है ना, दोनों देशों के द्वारा, और ये देखा गया कि किस तरीके से हमारे बायलैटरल रिलेशंस को जो है व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए किस तरीके से जो है उसको मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। तो 10 ईयर का जो रोड मैप है, तो सीधी बात है, यहाँ पर एफटीए के लिए बात की जा रही है कि भैया जो हमारा ट्रेड पार्टनरशिप है उसको किस तरीके से इनहैंस किया जा सके और नेगोशिएशंस किए जा सके, जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है रियलिस्टिक मैनर में इंप्लीमेंट किया जा सके ताकि। तो यहाँ पर दोनों देश जो है एग्री हुए हैं कि जो भी ट्रेड बैरियर्स वगैरह है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि ट्रेड के संदर्भ में जो भी कोटा है, टैरिफ है ना, जो भी आपके शुल्क प्रशुल्क वगैरह उसको हटाया जाए और जो भी व्यापार है उसका जो है उसका जो प्रवाह है वो सुगम और सहज तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो उसका इनफ्लो बढ़ाने के लिए होता है ना, फ्लो बढ़ाने के लिए, है ना, ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ाया जा सके सभी आयामों में, सभी डायमेंशन में, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है। कई बार जो है इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, और आप बताइएगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है और किन किन देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और किस तरीके से ये जो है राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका को जो है निभाता है, अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इस क्वेश्चन को लिख के बताइएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है 2030 तक के लिए जो टारगेट किया गया, काफी एम्बिशियस टारगेट है कि जो दोनों देशों के बीच में अभी कंटेम्पररी टाइम में जो आपका व्यापार है उसको 2 गुना किया जाएगा, 2 गुना किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों देश जो है आपके, उनका ध्यान जो है केंद्रित है कि भैया डिफेंस पार्टनरशिप को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और उसमें भी मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को भी फोकस किया जा रहा है ना। दोनों देशों ने क्षेत्रीय समृद्धि, स्थिरता के बारे में जो उनके साझा हित है उनको किस तरीके से और सुदृढ़ किया जाए, है ना, उसके बारे में बातचीत किया गया है। और स्वतंत्र और जो ओपन इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें साझा हितों को जो है किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए और उसमें किस तरीके से समन्वय किया जाए दोनों देशों के बीच में, है ना। तो दोनों जो है अपने साझा हितों का संरक्षण करेंगे और उसको और आगे की ओर ले जाएंगे। इसके बाद सामुद्रिक क्षेत्र में लोगों को जागरूक बनाने के लिए जो है वो किस तरीके की टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए, उसमें मैरीटाइम इंफॉर्मेशन वगैरह भी जो है आपका वो क्या है, सम्मिलित है। तो मैरीटाइम का भी डोमेन जो यहाँ पर जो है वो वहां पर भी कॉपरेशन की बात की गई है। इसके बाद जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एमओयू है ना, उसको भी कंक्लूड किया जाए। इस पे भी दोनों देश जो है आपके सहमत हुए हैं ताकि जो दोनों हैं देश वो शेयर्ड चैलेंजेस को वहां पर क्या कर सके, उनका सामना कर सके, टैकल कर सके, है ना। तो दोनों देशों का उद्देश्य जो है वो यूएन में, देखिए जितनी भी वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें जो आपका मल्टी, देखिए ऐसा समझिए कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड की ये बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, कि शक्तियों का संकेंद्रण ना हो और यूएनएससी में जैसे हमारी परमानेंट मेंबरशिप की मांग है भारत की, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है ना, काफी पहले से कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपके बहुपक्षीय संगठन है वहां पर भी दोनों देश जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जैसे आपका UNFCCC है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका G20 है, WTO है, WHO है, कॉमनवेल्थ है, IMF है, वर्ल्ड बैंक, तो इसमें भी जो है दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय स्थापित करें, दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करें, इस तरीके की बात हुई है। रोड मैप जो 2030 है उसमें हेल्थ को, जलवायु को, व्यापार को, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रक्षा, इन सभी संदर्भों में दोनों देशों के बीच में संबंधों को और सुदृढ़ करना, उसके लिए भी ये आपका रोड मैप जो है वो वहां पर क्या है, प्रासंगिक है। इस तरीके के भी आयाम वहां पर रखे गए। दोनों देश जो COP26 में जो आपके कई सारे महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दोनों देश जो है एक दूसरे की साझेदारी का विस्तार करेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है जो भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इस तरीके की जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनको और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना, है ना, एक बहुपक्षीय जो है आपकी व्यवस्था को बहाल करना वैश्विक संदर्भ में। तो इस तरीके की समकालीन जो भी आपकी रियलिस्टिक मैनर में जो हमारी आवश्यकता है उस पर भी जो है बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, अभी जो है एरिया ऑफ कॉपरेशन देखें दोनों देशों के बीच में, तो अभी व्यापार की बात करें, है ना, दोनों
आपके जो देश हैं उसके बीच में हम ट्रेड की बात करें तो 15.45 बिलियन डॉलर रहा है 2019-20 में और 20 में, है ना, 2019-20 में। और ट्रेड बैलेंस देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका फेवर जो है, ये जो आपका व्यापार संतुलन है उसका लाभ किस तरफ है, फेवर किस तरफ है, तो वो भारत की तरफ है। जैसे चाइना के संदर्भ में देखेंगे तो डेफिसिट है हमारा, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि अगर ब्रिटेन की बात करें तो यूएस के बाद भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो आपका क्या है, यूके है, ये याद रख सकते हैं आप। इसके बाद यूके जो है 6th लार्जेस्ट इनवर्ड जो आपका इन्वेस्टर भी है भारत के संदर्भ में। पहला कौन है, मॉरिशस, सिंगापुर, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा फिर जापान, फिर यूएसए। 6 नंबर का लार्जेस्ट इनवर्ड जो है आपका इन्वेस्टर भी है यूके भारत के संदर्भ में, है ना। इन्होंने जो है डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भी जो है साइन किया है नवंबर 2015 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रैटेजिक डोमेन है आपका, तो स्ट्रैटेजिक रोड मैप बनाया गया है कि किस तरीके से हमारी डिफेंस रिलेशन को और स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके बाद इंडिया यूके जो ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड है वो मोबिलाइज करता है जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट से और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए भी आपका फायदेमंद होगा, जैसे फेम वगैरह देख रहे हैं आप लोग स्कीम, ठीक है। इसके बाद यूके ने 2004 से ही हमारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसके बाद और भी जो आपके फोरम्स है जैसे आपका एनएसजी है, एमटीसीआर है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, वैसेनार अरेंजमेंट है, यहां भी वो हमको समर्थन करता है ना, मतलब भारत का समर्थन करता है। इन सारे ग्रुप्स के बारे में 2-2 लाइनें लिख के बताइएगा कि किस लिए बनाया गया है, इनका मैंडेट क्या है और कब बनाया गया है और इसके मेंबर्स कौन कौन है ना। एनएसजी के बारे में भी, एमटीसीआर के बारे में भी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में भी और वासेनार अरेंजमेंट के भी बारे में बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो है इंडिया डायस्पोरा की बात करें, इंडियन डायस्पोरा की, तो यूके में ऑलमोस्ट 2.5% है वहां के पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है यूके की जीडीपी में 6%, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोलियो से रिलेटेड है, तो अभी इनॉर्मस इंपैक्ट देखे जा सकते हैं जो केस है आपके CVD-PV3 की बात कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 3, है ना, ये आपका देखा गया अभी। तो इसके संदर्भ में भारत को भी जो है इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है, ये बात कर रहे हैं। अफ्रीका में मलावी में अभी पोलियो का एक मामला सामने आया है जिसका सीधा सीधा जो है रिलेशन पाकिस्तान से है और वैक्सीन से रिलेटेड समस्याओं के कारण इजराइल में भी पोलियो का प्रकोप देखा गया है। अब पोलियो है क्या, तो ये किसके कारण होता है, तो वायरल डिसीज है, पोलियो वायरस के द्वारा होता है और ये जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है नर्व सेल को हमारे, है ना, जो प्रेजेंट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसके कारण लकवा वगैरह होता है, मसल वीकनेस देखी जाती है और पैरालिसिस भी देखा जाता है। ये एक तरीके की कंटीजियस डिसीज है जो अफेक्ट करती है हमारे नर्वस सिस्टम को, है ना, जिसका कारण क्या है आपका, तो ये बताया जा रहा है पोलियो वायरस है आपका पिकोर्न विरिडे बोला जा रहा है, पिकोर्न विरिडे पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग। पोलियो वायरस जो है ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन से पर्सन में, है ना, तो इसका जो आपका ट्रांसमिशन का जो आपका क्या है मोड है वो क्या है, फेशियल ओरल रूट भी है इसका, और इसके द्वारा जो भी संदूषित आपके जल और जो भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उसके द्वारा भी होता है। ये आपका 3 टाइप के वाइल्ड टाइप हैं आपके पोलियो वायरसेस के, है ना, पोलियो वायरस के 3 टाइप हैं, है ना, वाइल्ड टाइप जो बोला जा रहा है। पोलियो वायरस टाइप जो है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है, ठीक है ना। रिसेंटली देखा गया कि पोलियो वायरस टाइप 1 जो है आपका WPV1 जो है उसका कारण बताया जा रहा है कि सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 3 है ना। ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो वैक्सीन देखते होंगे आप, इसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी होता है और ओरल पोलियो वैक्सीन भी होता है, तो इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो IPV है इसके अंतर्गत क्या रहता है, तो इसमें एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता है जिसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है इंजेक्ट करके, जबकि OPV की बात करें तो इसमें जो होता है आपका वीकेंड या लाइव एटेन्यूएटेड जो है आपका वायरस रखा जाता है जिसको ओरली जो है एडमिनिस्टर्ड किया जाता है ना। जो लोग IPV रिसीव करते हैं उनको जो है वो दूसरों को संक्रमित नहीं करते हैं और टीका जो है बीमारी का कारण नहीं बनता है, ये आपको पता है। जबकि OPV में जो प्रयुक्त पोलियो वायरस है वो जो है वहां पर म्यूटेशन हो सकता है उसमें, ठीक है, तो वो जो है टीका से रिलेटेड पोलियो वायरस को वो जन्म दे सकता है और दूसरों में वो संचरित भी हो सकता है, ठीक है। IPV जो है उसको किसी तरीके की स्टोर करने के लिए जो है वो जरूरत नहीं होती है कि उसको स्टोर किया जाए, ठंडी परिस्थितियों में ही संग्रहित किया जा सकता है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन OPV जो है उसको जो है फ्रोजन फॉर्म में ही जो है रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारी भारत सरकार उसमें क्या स्टेप्स लिए हैं पोलियो के संदर्भ में, तो 1988 में पोलियो उन्मूलन के लिए उन्होंने संकल्प लिया है भारत ने। हमारे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था भारत में 1995 में, जो बच्चों के लिए है 0 से मतलब जो पैदा होते जन्म लेते हैं बच्चे उस दिन से लेके 5 वर्षों के दौरान उनको जो है पोलियो ड्रॉप दिया जाता है। इंडिया ने ज्वाइन किया 125 देशों के समुदाय को भी, है ना, तो उसको भी ज्वाइन किया है। उसके अंतर्गत जो आप देखेंगे कि इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन इनटू रूटीन इम्यूनाइजेशन एज पार्ट ऑफ पोलियो इरेडिकेशन एंड एंड गेम स्ट्रेटेजिक प्लान
2015। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला बिमस्टेक से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो पहला ये कि इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब जो है ये स्टैंड करता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये कीवर्ड है इसका। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसको फॉर्म किया गया। तीसरा ये कि ये कंप्राइज करता है कौन कौन से देश है, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इंपॉर्टेंट है। और इसका परमानेंट जो सेक्रेटरिएट है ढाका में है, जिसको 2014 में स्थापित किया गया। सचिवालय की बात करें, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा आपका गलत विकल्प है। तो पहला ये कि इसको वर्ल्ड बुक डे के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है, सही है। दूसरा ये कि इसको ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को, ये भी ठीक है। तीसरा ये है कि यूनेस्को के द्वारा 1995 से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में इसको आयोजित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। और 2022 की जो थीम थी आपकी, रीड सो यू नेवर फील लो, बिल्कुल ठीक है। चारों स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।